हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और 70 बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर का जिम्मा हमने उठाया है उसके लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जल्द से जल्द हम कंप्लीट करा सकें। उसी के क्रम में ये हमारा पार्ट 7 है और जिन्होंने भी पार्ट 6 तक देखा है वो सभी ने सराहा है, तो उम्मीद है ये भी पार्ट आपको बेहतर लगेगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसको ज़रूर अटेंटिव होकर आंसर दिया करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो पे बेहतर कार्य करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है बिहार से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया। इसको देख लेते हैं। तो जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65%, 50 चल रहा है, 50 को 65 करना चाहते हैं बिहार सरकार। तो इसकी एक अधिसूचना आई थी जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि नाम पूछा जा सकता है, तो कौन मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंदन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर है, तो आपको जिस भी सेक्शन का आप करंट अफेयर की न्यूज़ आपके सामने आती है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, तो आपको उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि सतही ज्ञान से थोड़ा आप एग्ज़ाम टफ लगेगा आपको इस बार का पेपर, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14, 15, 16 क्या है वो भी हम देख लेते हैं यहीं पर। तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है। इसके मुताबिक भारत में रहने वाले सभी लोगों को कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए, यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। इस अधिकार का लाभ नागरिकों, विदेशियों और कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी मिलता है, अनुच्छेद 14 का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य को किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही मनमाना कानून बनाना चाहिए। यह राज्य को निष्पक्ष और उचित कानून बनाने में मदद करता है। मतलब जो राज्य है, बिहार राज्य है, उसको सभी तरह से निष्पक्ष होकर कानून बनाना चाहिए ताकि किसी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो पाए। ठीक है, एक तरह से कानून के समक्ष समानता रखनी चाहिए। अनुच्छेद 15 क्या कहलाता है? आप इनको 14, 15, 16 को भी याद कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, 15 किससे संबंधित है, 16, 17, 18, 19, 20, तो आप सब देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर राज्य सरकारें किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, अनुच्छेद 15 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 16 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में रोजगार, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का वर्णन है। अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इन 3 आर्टिकल के बिहाफ पे जो पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया, मुख्य न्यायाधीश को नाम भी देख लिए और 14, 15, 16 को भी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये न्यूज़ और इसके बाद इससे रिलेटेड फैक्ट, जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित फैक्ट हैं वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? बिहार के राजगीर में। ठीक है, इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई। यह अधिनियम 2007 में फिलीपींस में हुए द्वितीय पूर्वी शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय का परिणाम था। 2007 में जो फिलीपींस में द्वितीय पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसको बनाने का निर्णय किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा की स्थापना, ये फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा।
किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और ये 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक सक्रिय रहा। कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्राचीन भारतीय चिकित्सा, मतलब नालंदा में प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट है ये भी। यह 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे कौन? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। बनाया किसने? कुमारगुप्त ने। नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। किसका था सेनापति? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। नष्ट किए जाने तक बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानेन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई। उसने तो नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने, लेकिन फिर से खोज की। किसने की? स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानेन और हैमिल्टन ने मिलकर की। और फिर पुनः खोज की गई और बाद में 1861 में, 1812 में इसने की। अब 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की गई। तो किसने की थी प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको पता होना चाहिए किसने बनाया था, किसने नष्ट किया और किसने जो है किसने उसे पुनः खोज की। तो ये 3 नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार में मेट्रो रेल सेवा के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। तो कहाँ कहाँ पे जाएगी? तो 4 जगह जाएगी, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। याद रखिएगा, फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब तक के जितने भी वीडियो आए हैं और आगे जितने भी वीडियो आएंगे सब वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अभी तो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है, फिर हम स्टैटिस सेक्शन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सभी के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पूरा रिवाइज करा देंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उसकी भी पीडीएफ और उसके भी वीडियो उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता। क्या है ये न्यूज़? आइए देखते हैं। जून 2024 में भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में हुआ है आयोजित एक कार्यक्रम गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक मिल गई है। मतलब अगर विंड एनर्जी में देखें तो गुजरात को फर्स्ट पोजीशन मिल गई है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। एक कार्यक्रम हो रहा था जिसका नाम था पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसमें गुजरात को नंबर 1 पोजीशन दी गई है। अब नंबर 1 इसको मिला है तो सेकंड थर्ड भी देख लेते हैं। तो दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक। ठीक, तो हमारे लिए गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी संस्थान की हो, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र बनाया जा रहा है। जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ बाहर खोला गया है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। दोनों देशों के मध्य विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जन औषधि केंद्र एक स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना है जिसका उद्देश्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करना है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या खोला गया है? पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो मॉरिशस में। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। प्रोजेक्ट अस्मिता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल नाम पूछा जाएगा, क्यों संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए। तो जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। पूरा प्रोजेक्ट अस्मिता पूछेगा, 4 स्टेटमेंट आएगा, किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री का है
और ये 22,000 किताबें विकसित करेगी भारतीय भाषाओं में। ठीक है, ये शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है। अभी एक टर्म काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था, संविधान हत्या। ये क्या है? नहीं, संविधान हत्या दिवस आया है काफ़ी चर्चा में। तो ये क्या है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा अब कब से? 25 जून को। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। कब लगाया था? 25 जून 1975 को, और 352 के तहत देश में आपातकाल लगा दिया गया था, जो 21 महीनों तक चला था। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के तहत देश में आपातकाल लगा सकते हैं। तो आप लोग एक बार 352, 356 और 360 आपातकाल जरूर पढ़ लीजिएगा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ आया है न्यूज़ में तो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। उसे आप डिटेल में देख लीजिए एक बार, क्योंकि थोड़ा अगर उसको यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं एडिशनल, उसे ज़रूर करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने 15 जुलाई 2024 को देश में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। इसमें कुछ खास नहीं होगा, इसमें वहाँ जो भी पक्षी पाए जाते हैं उनकी एचडी क्वालिटी में फ़ोटो लगेंगी, और लोगों को जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए वो आकर्षण का केंद्र कि वहाँ जाके वो देखेंगे और उत्तराखंड की जो स्थिति है पक्षियों की भूमिका में उसे वहाँ देखेंगे। ठीक है, एक तरह से प्रदर्शनी है, डेमोन्स्ट्रेशन चलेगा वहाँ पे। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने 15 जुलाई 2024 को देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित पहला जो है राज्य की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता और नाजुक हिमालय स्थिति के तंत्र में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताना है। ठीक, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह से चलेगा, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ खुली है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बागवानी में किसको मिला है? नागालैंड को। ठीक, 10 जुलाई 2024 को नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नागालैंड को यह सम्मान 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान दिया गया। अभी 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन हुआ था, उसमें नागालैंड को बागवानी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अभी आगे भी देखते हैं और क्या पॉइंट है इसमें। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को पेश करने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक, किसके? नागालैंड को। नेक्स्ट देखते हैं, यह पुरस्कार कृषि, पशुधन, सामाजिक और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का मिला है महाराष्ट्र को, लेकिन अगर बागवानी की बात की जाए तो केवल नागालैंड को। ठीक है, नागालैंड ने क्योंकि अभिनव कार्यक्रम और नीतियों का पेश करने में उत्कृष्ट योगदान किया है बागवानी के सेक्टर में। ठीक, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि बागवानी में अगर पूछा जाएगा तो उसे मिला है, और सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पूछा जाएगा किसे मिला है तो ये महाराष्ट्र को मिला है। ये न्यूज़ काफ़ी जो है बेस्ट है, ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं या फिर आपको कहीं घूमने जाने का मन करता है तो आप सीधे पहाड़ियों वादियों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो उसी के क्रम में एक सिक्किम राज्य सरकार ने एक चीज़ निकाला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जाते हैं मैक्सिमम लोग वहाँ गंदगी करते हैं। जैसे भी केदारनाथ की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मिशन मर्यादा शुरू किया गया है, वैसे ही यहाँ पे शुरू किया गया है सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया है। मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि आपके जो वाहन होंगे उसमें कचरा बैग लगा होना चाहिए। गाड़ी आप ले जाएंगे तो उसमें कचरा बैग भी लगा होना चाहिए, ताकि आप जो भी खाए पिए हैं उसी में फेंकिए
और फिर उसको ले जाके जब आप सिक्किम से बाहर जाएंगे तो उसे बाहर कहीं डस्टबिन में डालिए। ये इनका मानना है अब, क्योंकि आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ आप गंदगी ना फैलाएं। तो जुलाई 2024 को सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को बड़े कूड़े के बैग बड़ी ले जाने होंगे। ठीक है, लार्ज गार्बेज बैग ले जाना अनिवार्य है। तो ये कौन शुरू किया है? सिक्किम। हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जैसे आप डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स हैं, वैसे ही अब हेलो मेघालय के नाम से मेघालय ने अपना शुरू किया है। तो 11 जुलाई 2024 को मेघालय राज्य सरकार ने हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना है। जो स्थानीय लोग हैं, निर्माता हैं और संगीतकार हैं, उनको बढ़ावा देना है। ठीक। केरल के बाद मेघालय निजी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। OTT लॉन्च करने वाला पहला कौन था? केरल। दूसरा कौन हो गया? मेघालय। हेलो क्या है? मेघालय का है। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवा, क्या नाम है इसका? सेट्रोवा। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर से बनी है, ये कार्बन फाइबर से बनी है ट्रेन, तो इसका नाम क्या है? ट्रेन सेट्रोवा। कार्बन फाइबर से है तो इसमें जो है क्या है, ये काफ़ी हल्की होगी और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, जिसे सेट्रोवा 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में जाना जाता है। इसका अनावरण जून में किंगदाओ शहर में किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए सेट्रोवा क्या है, किसने लॉन्च किया है। सेट्रोवा ट्रेनों को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ डिज़ाइन किया गया है। कार्बन फाइबर एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। ठीक है, तो ये ट्रेन जो होगी वो बहुत हल्की होगी और अधिक ऊर्जा एफिशिएंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इससे कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक रूप से लगभग 130 टन की कमी आएगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गौरव क्या है। गौरव क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गौरव क्या है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। इसमें देखते हैं जोरावर क्या है। तो DRDO ने जुलाई में देश के स्वदेशी हल्के टैंकर जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया है। किसने बनाया है? किसने जो अनावरण किया है? DRDO ने। किसका? जोरावर का। तो जोरावर क्या है? एक स्वदेशी हल्का टैंक है। गौरव क्या था? एक बम था। ठीक है, ग्लाइडेड बम था। और जोरावर क्या है? एक टैंक है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा केवल जोरावर क्या है, 4 स्टेटमेंट रहेगा, ड्रोन है, टैंक है, बम है और पनडुब्बी है, तो आपको पता होना चाहिए सबमरीन। तो DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो LNT के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। तो पता होना चाहिए क्या है? हल्का टैंक है, स्वदेशी। यह टैंक अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह उन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। मतलब टोटली हाईली एडवांस इसमें जो भी वेपन्स होंगे उसमें से ये युक्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं डाइची। डाइची जैसे आपको नाम पता है तो किससे संबंधित हो सकता है? जापान से। जुलाई 2024 को जापान ने अपने फ्लैगशिप तीसरे S3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डाटा एकत्रित करना। ठीक है, तो ये भूमि अवलोकन उपग्रह है और लॉन्च किसके लिए? इसका नाम क्या है? डाइची 4। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। नेक्स्ट देखते हैं, बनेरघट्टा जैविक उद्यान। बनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई गई है। ठीक, कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका ओरिएंटेशन इस समय इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक की तरफ काफ़ी है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। तो कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में, पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है बनेरघट्टा? कर्नाटक में। कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली है। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली है और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। मतलब देश में पहले से थी तेंदुआ सफारी, लेकिन दक्षिण भारत की ये पहली है और देश की सबसे बड़ी हो गई है। क्या नाम है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान में जो तेंदुआ सफारी बनेगी। ठीक है, यह भारत की तीसरी सफारी है। इस तेंदुआ सफारी का क्षेत्र प्राकृतिक चट्टानी सैलों और अर्धपर्णपाती वनों के साथ ऊबड़ खाबड़ भूभाग से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली है और देश की सबसे बड़ी है।
टोटल नंबर में कितनी हो गई है? 3। एक शुरू की जो फर्स्ट सेकंड है उसे आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, कुछ आप भी करिए। नेक्स्ट देखते हैं निर्माण पोर्टल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्माण पोर्टल है, नाम क्या है पहले पूरा देख लेते हैं। नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपको ये फुल फॉर्म पूछ लेगा तो पता होना चाहिए, निर्माण पोर्टल पूछ लेगा तो भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म नहीं दी होगी तब भी निर्माण पोर्टल क्या है आपको पता होना चाहिए। तो जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला तथा खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल को शुभारंभ किया। आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे यूपीएससी का तो उसके लिए जो मेंस के लिए होगा ये उसके लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो मिशन कर्मयोगी के अनुरूप, आपको पता है मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेंट्स की तैयारी से संबंधित है। तो मिशन कर्मयोगी के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के उन मेधावी युवाओं को लक्षित करने वाली एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। CSR आप जानते हैं कि हर एक कंपनी का एक उत्तरदायित्व होता है कि अपने में से कुछ परसेंटेज का आप वेलफेयर करेंगे समाज के लिए। तो उसी के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना है, जिसमें 2024 में यूपीएससी परीक्षा सिविल सेवा और वन सेवा के लिए जो प्रारंभिक दौर को उत्तीर्ण किया है उसे क्या करेगा, एक प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, जैसे बिहार में क्या है कुछ सेक्शंस को कि अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं टारगेट करके तो उन्हें 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। वैसे यूपीएससी में 1 लाख रुपए मिलेगा और ये किसके द्वारा है? निर्माण पोर्टल कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया। ये उन लोगों को टारगेट करेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है और जो अनुसूचित जाति SC ST वोमेन और थर्ड जेंडर है। एक कंडीशन और है कि उनका घर क्या होना चाहिए, कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों में आता हो और वो वहाँ के स्थायी निवासी हों। ठीक है, तभी ये स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये 2 आए हैं, एक जनवरी में आया है, आप याद रखिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 आया है इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक जनवरी 2024 में आया जो पिछला आया था और एक बार अभी जुलाई 2024 में आया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो एकदम ध्यान से समझ के करिएगा क्योंकि यही गलती आपसे हो जाएगी। जनवरी 2024 और जुलाई, हम यहाँ जुलाई 2024 देख रहे हैं और जनवरी 2024 के भी आंकड़े लगभग सेम ही हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें होता क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में मान लीजिए आप एक पासपोर्ट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया का पासपोर्ट लेते हैं तो आप इंडिया का पासपोर्ट कितने देशों में आप ले जाके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी झंझट के तो ये माना जाता है कि आपका पासपोर्ट उतना ही पावरफुल है। ठीक है, मतलब जैसे मोदी जी के आने के बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल ये सब कि आपको छूट मिलती है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, तो यही माना जाता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है। देखते हैं न्यूज़। जुलाई 2024 को वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा हैंडले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत, सेनेगल और कजाकिस्तान, याद रखिएगा तीनों साथ ही में है। भारत, सेनेगल और कजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर है, 82nd आए हुए हैं। ठीक, 82। और भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीज़ा मुफ्त है, मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। मतलब अगर आप भारत का पासपोर्ट लिए हैं तो अब 58 देशों तक वीज़ा मुफ्त जा सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। अगर 58 देश जा सकते हैं तब भी आपकी रैंकिंग कितनी आई इंडिया की? 82, वो भी 2 लोगों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार हमने जुलाई का देखा, अभी ये जनवरी 2024 में भी आया था। तो जनवरी 2024 में जारी किए गए सूचकांक में भारत की पोजीशन 80 थी, अभी कितनी है जुलाई में? 82। आप यहीं फंस जाओगे, इसलिए एकदम ध्यान से रखना, याद रखिएगा कि जनवरी में कम थी, जुलाई में क्या हो गई? बढ़ गई। जनवरी में 80 थी, जुलाई में 82 हो गई।
प्रथम स्थान पे जो है वो उस समय भी वही था, अभी भी वही है। कौन? सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है जो 195 देशों में वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर का लिए हैं तो 195 देशों में वीज़ा फ्री होके घूम सकते हैं। तो इसीलिए सिंगापुर फर्स्ट है और इंडिया की पोजीशन 82। ठीक, अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी सिंगापुर फर्स्ट पे ही था। तो जनवरी का डेटा पूछा जाए या जुलाई का कि कौन फर्स्ट पे था, तो सिंगापुर ही था। भारत, सेनेगल और कजाकिस्तान के साथ 82 पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सिंगापुर टॉप पे है तो सबसे लास्ट पे कौन है जिसका जो है पासपोर्ट से सबको दिक्कत हो रही है? तो सूचकांक में अफगानिस्तान केवल 26 गंतव्य के साथ वीज़ा मुक्त प्रवेश के साथ अंतिम स्थान पर है। कौन है? अफगानिस्तान। तो टॉप पे कौन है? सिंगापुर। लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। क्या नाम है इस सम्मान का? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। तो जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और रूस का संबंध काफ़ी पुराना है, अटल जी के समय से ही, लेकिन पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। क्या नाम है? नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मैक्सिमम लोग मोदी जयशंकर मार के चले आएंगे और गलत हो जाएगा, लेकिन मिला किसे है? HCL टेक की जो अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये नाम याद रखिएगा कि ये पुरस्कार का नाम क्या है? सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। किसे मिला है? रोशनी नादर। आप 90% लोग गलत करके आएंगे अगर आ गया ये, तो याद रखिएगा इसे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पुस्तकें भी देखी थी, इसमें भी देखते हैं। इस बार की 2 पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी फेमस पर्सन के नाम पे हो या किसी फेमस पर्सन ने लिखी हो तो वो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो नंबर 5 या 6 में हमने 4-5 पुस्तकों का डिस्कस किया था, वहाँ पे उस समय वो इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पे अभी ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन S नागेश कुमार के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली। ठीक है, याद रखिएगा इसे। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। अटेंटिव रहिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, जिसके आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपसे चाहेंगे। सब हम ही नहीं करेंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, लिखते रहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना आपके लिए भी बेटर है और आपको भी चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जैसे कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो हमारे लिए मुख्यमंत्री और उनके जो है राज्यपाल के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। तो नाम आपको याद होना चाहिए। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल रघुवर दास जी हैं। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट कर्नल KT परनायक, पटनायक नहीं है, परनायक है। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक। आपसे मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, या तो मुख्यमंत्री पूछ लिया जाएगा और या तो राज्यपाल पूछ लिए जाएंगे। राज्यपाल पूछना थोड़ा टफ होता है, इसलिए राज्यपाल को जरूर देखिए। नेक्स्ट है प्रेम सिंह तमांग, तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रबाबू नायडू,
आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। तो ये हमारी आज की वीडियो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आगे भी वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। आज के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके हम आंसर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा हर साल। संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा हर साल। और लास्ट क्वेश्चन है कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। हम चाहेंगे आप सभी के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आगे की वीडियो बैक टू बैक आपको मिलेंगे। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल्स डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, सेंसस, सभी पे वर्क एक साथ चल रहा है। जल्द से जल्द आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें। और अपनी जो भी PDF है आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।